हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। एक बड़ा सा टॉपिक इस वीडियो के थ्रू स्टार्ट करने वाले हैं। पहली वीडियो है ये प्लेन ज्योमेट्री की। तो प्लेन ज्योमेट्री जो है वो टॉपिक काफ़ी सताता है बच्चों को, काफ़ी डराता है। एक बार अच्छे से करने के बावजूद भी बच्चों के काफ़ी सारे डाउट रह जाते हैं। डाउट कैसे कि क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे, इसके अंदर मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। तो एक बार प्लेन ज्योमेट्री के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये ज़रूरी है ये टॉपिक, ठीक है। प्लेन ज्योमेट्री बाकी टॉपिक से ज्योमेट्री खासकर, और ज्योमेट्री में प्लेन ज्योमेट्री, तीन चीज़ें होती हैं ज्योमेट्री के अंदर, मैं आपको बताऊं। वैसे तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो भी ज्योमेट्री का ही पार्ट है। मैं वाइट स्क्रीन क्यों लेकर आया हूँ, ताकि कुछ चीज़ें रंगीन अच्छी लगे, इसलिए। ठीक है, देखो ये है जियोमेट्री। ज्योमेट्री का पार्ट है प्लेन ज्योमेट्री, और एक है मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट, तो 2D फिगर्स की मेजरमेंट, जिसमें एरिया और पेरीमीटर आएगा। मेंसुरेशन 3D, जिसमें वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो ये बेसिकली ज्योमेट्री का पार्ट स्टूडेंट मानते हैं, बट ये ज्योमेट्री का पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री भी ज्योमेट्री का ही पार्ट है। हाइट एंड डिस्टेंस भी ज्योमेट्री का ही पार्ट है इन ए वे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो नाम से ही ज्योमेट्री लग रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये सारे ज्योमेट्री के पार्ट हैं, ठीक है। आप लोगों को जो तंग करता है वो ये वाला पोर्शन तंग करता है। मेंसुरेशन 3D जो है वो तो फिर भी, मतलब इन दो पोर्शन में आपको क्या तंग करता है सबसे ज़्यादा? इस पोर्शन में एक तो आपको तंग करता है कि भाई थ्योरम्स, या फिर आप ये बोल सकते हो रिजल्ट्स, कि काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं सर, कौन कौन से रटें कौन कौन से छोड़ें। तो ये तो मेरे ऊपर टेंशन आप छोड़ सकते हो। कौन कौन से थ्योरम पढ़ने हैं, कौन कौन से थ्योरम नहीं पढ़ने हैं, सब मैं आपको बताता हूँ, हमेशा की तरह इसमें ही बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद एक मेजर प्रॉब्लम इन दोनों टॉपिक के अंदर क्या आती है कि क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें। मैं बता रहा हूँ, आपने अगर एक बार ज्योमेट्री कर लिया उसके बाद भी कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे, कहाँ से, इस तरह की प्रॉब्लम आपको आती है। तो दोस्त, ये बहुत ही आम प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको अरिथमेटिक के अंदर ये बताया कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है एक ऐसा टॉपिक है कि लीक से थोड़ा सा हटकर टॉपिक है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, हैं? और जनरली रियल लाइफ में कंपाउंड इंटरेस्ट, हम कंपाउंड इंटरेस्ट ही यूज़ करते हैं, बट आप लोग आम बोलचाल की भाषा में इसे यूज़ नहीं करते हो, यानी कि ये कैलकुलेशन नहीं करते हो, क्योंकि भाई कई लोगों को ये अनकंफर्टेबल कर सकता है। तो 2 बार देख लेना, उसके बाद आप कंफर्टेबल हो जाओगे। उसके बाद आपको इसमें कोई खास दिक्कत नहीं रहेगी, अच्छे से समझ लोगे तो। नॉर्मल टॉपिक अगर एक बार देख रहे हो तो इसको 2 बार देख लेना, और जो इंस्टॉलमेंट है उसको भी एटलीस्ट 2 बार देख लेना, मैंने आपको बताया। ऐसे ही जो प्लेन ज्योमेट्री है खासकर, वैसे मेंसुरेशन 2D भी, लेकिन ये इसके क्वेश्चन फिर भी पकड़ में आ जाते हैं। तो जो प्लेन ज्योमेट्री है इसमें ये प्रॉब्लम रहती है, क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करें। तो इसकी एक हल्की सी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हालांकि फिलहाल उससे कोई फायदा नहीं होएगा, बट एक बार आप कर लोगे फिर आप सोचोगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तब आपको मेरा ये सॉल्यूशन याद आएगा। कहाँ से स्टार्ट करें, आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो? जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे, या जो नहीं गिवन है उससे? जो गिवन है इससे, उससे, यानी कि एनालाइज व्हाट इज गिवन। जो भी दे रखा है उसको एनालाइज करेंगे। यार ये 2 साइड इक्वल दे रखी हैं, क्या मैंने इस ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल वाली इंफॉर्मेशन को कहीं पर यूज किया है? मान लो आपने उसको यूज नहीं किया है, इसका मतलब वहीं पर कुछ अटक रहा है, ठीक है। तो एनालाइज व्हाट इज गिवन एंड व्हाट हैज बीन यूज्ड बाय यू। हिंदी में बता देता हूं कि कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है और कौन सी इंफॉर्मेशन, एनालाइज व्हाट इन्फो इज गिवन, ऐसे बोल देते हैं। एंड व्हाट इन्फो, इंफॉर्मेशन जो आपने अभी तक यूज कर ली है। मेन इसकी लैंग्वेज पर मत जाना, मेन आप समझने की कोशिश करना। इसका सॉल्यूशन ये है इस प्रॉब्लम का, ठीक है। तो
पहली बार में क्या प्रॉब्लम आएगी, जब आप प्लेन ज्योमेट्री को एक बार देख लोगे तो आपको ये सारी चीजें ही उतने अच्छे से समझ में तो आ जाएंगी, समझ में आने में 1% प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हो सकता है सारे रूल्स उतने अच्छे से याद ना हो, टाइम पर आपको स्ट्राइक ना हो, तो सर उसके लिए क्या करेंगे आप इसके नोट्स बनाओगे, बनाने पड़ेंगे आपको, उसके बाद आप उनको रिपीट करेंगे, बार बार आप उनको लिखेंगे। प्लेन ज्योमेट्री को एक थोड़ा सा स्पेशल दर्जा देना आप, ठीक है। मैं तब तक इस माइक को दर्जा दे, खराब कर दिया, हिलता रहता है, भी हिलेगा ये है ना, वैसे चलो हिलने दे। तो जो थ्योरम्स है, रिजल्ट्स हैं, एक बार करने से आपके याद नहीं होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा। और जब आप 2 बार प्लेन ज्योमेट्री को कर चुके होगे फिर भी ये प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आएगी मेजरली। तो उसमें आपको क्या देखना है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, अगर किसी सर्कल में ये बोल दिया कि ए बी इज ए डायमीटर, तो क्या उस चीज़ को यूज़ कर लिया है हमने या नहीं किया है। इसका मतलब एक बार देखो उस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब प्लेन ज्योमेट्री में एक और प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, बहुत वास्ट टॉपिक है, तो बच्चों को ये डरा देता है। ये आपको ये लगेगा जब हम पढ़ेंगे कि सर ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतना लंबा चला गया। तो आपने प्लेन ज्योमेट्री को एक सिंगल चैप्टर की तरह नहीं देखना। जब मैंने इंटरेस्ट टॉपिक को इन 3 हिस्सों में तोड़ दिया, तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहा ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, बट है वो एक ही चैप्टर। या फिर आप ये बोल सकते हो वे 2 चैप्टर हैं बट उनको कंबाइन करके एक चैप्टर बना दिया। अगर मैं एल्जेब्रा, इक्वेशंस और सिंप्लीफिकेशन को मिला देता तो आपको ये लगता कि ये तो बहुत सारा बड़ा चैप्टर है, बट इन्फॉर्मेशन तो उतनी ही पढ़नी है। तो प्लेन ज्योमेट्री को एक टॉपिक ना मानकर आप क्या मानोगे, इसके 5-6 पार्ट हैं। पहला पार्ट है भाई साहब लाइंस एंड एंगल्स। हिंदी में मैं बोलता रहूँगा, आगे जब पढ़ाऊँगा तो ऑफकोर्स दोनों लैंग्वेज यूज होंगी, लाइंस एंड एंगल्स। देन सेकंड पार्ट वी हैव, इसके बाद आ जाएगा ट्रायंगल्स। देन ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुजें, क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल्स। देन उसके बाद आ जाएगा जी पॉलीगन्स। उसके बाद आ जाएगा भाई सर्कल्स। ये अपने आप में ठीक ठाक टॉपिक है, एक डिसेंट से टॉपिक है। देन उसके बाद आ जाएगा जी मिसलेनियस थ्योरम्स। तो ये सब कुछ प्लेन ज्योमेट्री के अंदर है। आपने ये नहीं देखना कि सर प्लेन ज्योमेट्री टॉपिक जो है वो ख़त्म हो रहा है कि नहीं। आपने ये देखना है कि भैया 6 स्टेप्स हैं, क्या एक 2 वीडियोस के अंदर, 2 लेक्चर्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली लाइंस एंड एंगल्स ख़त्म हो जाएगा, फिर बहुत सारी वीडियोस में ये ख़त्म होगा। ये सबसे बड़ा टॉपिक है, ट्रायंगल सबसे बड़ा टॉपिक है और उसके बाद सर्कल सबसे बड़ा टॉपिक है, बाकी सारे छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। और इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा। फिर 2 वीडियोस में, 3 वीडियोस में ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ही 2 वीडियोस में ये ख़त्म हो जाएगा है, बट ये बहुत सारी वीडियोस में ख़त्म होंगे। तो आपको ये नहीं देखना कि प्लेन ज्योमेट्री अभी तक चल रहा है, अननेसेसरी अपने दिमाग पर बर्डन डालोगे, क्योंकि मैं करवाता तो वही हूँ जो सिलेबस में होता है, जो रिलेवेंट है, जो करना ज़रूरी है। तो आपने ऐसे करके चलना है, ये है प्लेन ज्योमेट्री। तो आज इसका पहला पार्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइंस एंड एंगल्स, इस वीडियो के अंदर रेखाएं एवं कोण, ठीक है भाई। बड़े ही प्यार से बताऊंगा हमेशा की तरह। आपने इत्मीनान से अब तक जो मैंने आपको चीज़ें बताई, तो वो इसलिए नहीं बताई कि प्लेन ज्योमेट्री से डरो, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो मैंने बताई। डरने की 1% ज़रूरत नहीं है भाई, 1% ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ये कम ही तंग करेगा ये टॉपिक, जितना ये जनरली एक स्टूडेंट को करता है जो इस कंटेंट से नहीं पढ़ रहा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक है, ये नहीं है कि मुश्किल टॉपिक है। आपको सारी चीज़ें बड़े ही प्यार से समझ में आएंगी, बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 1% भी टेंशन नहीं लेनी आप, ठीक है, 1% भी डिफिकल्ट नहीं होएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं फिर। लाइंस एंड एंगल्स,
जो भी आपने नोटबुक में, वैसे नोटबुक में तो अभी मत ही लिखो, है ना, नोट्स मैंने बोला बाद में ही बना लेना। एक सेपरेट नोटबुक है जहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस को लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखने ब्रो, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है। हाँ, नोट्स आप अलग से एक नोटबुक में लिख सकते हो, लेक्चर के बाद लिख सकते हो, बहुत सारे तरीक़ों से बनाए जा सकते हैं, क्विक रिवीजन पॉइंट से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो अपनी एनसीईआरटी के अंदर भी हैं, तो आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आज तक पॉइंट की डेफिनेशन पूछी नहीं है, बट अगर वो पूछ ले तो वो इरिलेवेंट नहीं हो जाएगी, वो रिलेवेंट रहेगी। तो ऐसे कवर करते हुए चलूँगा मैं सारी चीज़ों को, ताकि हमारे सिलेबस के हिसाब से पूरी प्लेन ज्योमेट्री कवर हो जाए। एक भी क्वेश्चन, एक भी कंसेप्ट कहीं से आपको करने की ज़रूरत ना रहे, ठीक है। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट होता है ये, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे करके बनाया आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज ये होता है पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी? पॉइंट की डेफिनेशन होगी ए सर्कल विद जीरो रेडियस, ये बोल सकते हो, या फिर आप एक बोल सकते हो ए डायमेंशन लेस फिगर। फिगर यानी कि एक आकृति, एक ऐसी आकृति जो डायमेंशन लेस है, यानी कि जो विमाहीन है। आपको अगर मैं कोई वर्ड हिंदी में ना बता पाऊँ यहाँ पर, तो अपने जो हैंड रिटन नोट्स मैंने दे रखे हैं उनके अंदर मिल जाएगा, और उनके अंदर ये सारी चीज़ें रिवीजन के लिए आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे आप एक सर्कल बनाते हो प्रकार से, यहाँ पर ऐसे प्रकार रख दिया और ऐसे बनाते हो, ऐसे है, ऐसे करके, तो इसका रेडियस होता है कुछ कि भाई 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ऐसे ये सर्कल विद जीरो रेडियस, जीरो रेडियस यानी कि रेडियस है ही नहीं, तो ये पॉइंट। अब जीरो डायमेंशन का क्या मतलब है? ए डायमेंशन लेस, जिसकी डायमेंशन ही नहीं है, या फिर जीरो डायमेंशनल फिगर है ये। फिर ये डायमेंशन क्या होती है बताता हूँ, आप देखो। सबसे पहले डायमेंशन को समझते हैं। हमारे पास मान लो एक लाइन है, और ये मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है, और ये एक रूम है जिसके अंदर मैं खड़ा हूं। आपके फ़ोन की स्क्रीन जो है वो 2D है, बट ठीक है, आप इतना तो इमेजिन कर ही पाओगे, ठीक है। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल फिगर। वन डायमेंशनल फिगर यानी कि आपको मूव करने के लिए एक ही डायमेंशन है, ये वाली है। आप बोलोगे सर दो डायरेक्शन है, मैं डायरेक्शन, दिशाओं की बात नहीं कर रहा, डायमेंशन। आप सिर्फ एक्स एक्सिस पर जा सकते हैं, वाई एक्सिस पर नहीं जा सकते। जैसे यहां पर घूमने के लिए आपके पास दो डायमेंशन है, एक तो ये और एक ये, इनसे एक पूरा इलाका बन जाता है। ये क्या है? ये एक आपकी नोटबुक का कागज, नोटबुक के कागज में अगर आप ध्यान से देखोगे वो एक प्लेन है, एक प्लेन सरफेस है, उसमें आप पेन को ऐसे हवा में नहीं उठा सकते, उस कागज पर ही लिख सकते हो, तो उसको बोलते हैं टू डायमेंशनल चीज। थ्री डायमेंशनल चीज का आपका रूम, आप फर्श पर भी चल सकते हो, आप उछल भी सकते हो, ऐसे कहीं पर भी रैंडमली जा सकते हो, तो ये है 3 डायमेंशन। 4 डायमेंशन में आगे कुछ नहीं होता, ठीक है, टोटल 3 डायमेंशन होती है। इसके अलावा और क्या डायमेंशन लाओगे? हर जगह हम मूव तो होने लगे, ठीक है, फिजिकली और कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब बोल दो 4th डायमेंशन में टाइम है, 5वीं में स्पेस है, फिजिकली कोई मूवमेंट के लिए और कोई डायमेंशन नहीं बची है। अब और फैक्टर्स आप रिकॉर्ड करते हो रहो वो अलग बात है, ठीक है। तो 3 डायमेंशन होती है। तो लाइन को मैं ऐसे मेजर कर सकता हूँ फीते से। अब एक और बात बताऊं, जैसे लाइन की आप एक ही मेजरमेंट ले सकते हो कि भैया कितनी लंबी है, तो आप बोलोगे यार 10 सेंटीमीटर लंबी है, बस। अगर आपने किसी लाइन के बारे में कुछ बताना है तो आपको सिर्फ एक चीज़ बतानी है, क्या? 10 सेंटीमीटर लंबी है। लेकिन ऐसे ही किसी रेक्टेंगल के बारे में बताना है तो आप क्या बताओगे? भैया 5/3 का है, 5 सेंटीमीटर लंबा है, 3 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो ये 2 डायमेंशन है। अगर डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल बोला जाए, डायमेंशन ऑफ ए आयत, तो यही होंगी उसकी लंबाई और चौड़ाई। ऐसे ही 3D में है आपका रूम, जैसे मेंसुरेशन 3D के अंदर आप पढ़ोगे क्यूबॉइड, जो आपका कमरा है, इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होंगी, ये इसमें 3 डायमेंशन। तो ऐसे ही पॉइंट में मेजर करने के लिए कुछ है ही नहीं, ना इसकी कोई लंबाई है, ना इसकी कोई चौड़ाई है, ना इसकी कोई ऊंचाई है,
अब आप बोल सकते हो कि सर कुछ तो चौड़ाई होएगी ही ना, वो तो मैंने इस पेन से ऐसे मार दिया, बहुत ही छोटा एक एटम के साइज का पेन ला लो, मिनिमम पॉइंट मीन्स जस्ट ये जगह है, उसकी ना कोई लंबाई है ना चौड़ाई है, मैथमेटिकली बता रहा हूं, ऐसे तो कुछ लंबाई चौड़ाई होएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट की अपनी डेफिनेशन है। तो पॉइंट होता है मेरे भाई 0 डायमेंशन की एक फिगर। तो लेकिन अगर मैं एक पॉइंट को, अगर मैं ऐसे इसी पॉइंट को रिपीट करता रहूं और बहुत सारे ऐसे पॉइंट बना दूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, देखो मैं ऐसे टिक 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 कर रहा हूं, अगर मैं बहुत सारे पॉइंट्स को रिपीट कर दूंगा ऐसे, तो क्या बन जाएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रही है, एक लाइन बन जाएगी। तो 0 डायमेंशन की बहुत सारी फिगर्स को ऐसे रिपीट करके एक 1 डायमेंशन की फिगर बन जाएगी, लाइन। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक लाइन है, एक रेखा है, इसकी 1 डायमेंशन है। देन अगर मैं बहुत सारी लाइंस को ऐसे रिपीट कर दूं, ये एक लाइन, फिर इसके ऊपर एक और लाइन, फिर एक और लाइन, फिर एक और लाइन, और मैं करता ही रहूं, संडे का दिन हो, कोई रोकने वाला ना हो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे करके एक रेक्टेंगल बन जाएगी। तो जब आप 1 डायमेंशन की बहुत सारी फिगर्स को रिपीट करोगे तो क्या बन जाएगा, एक 2 डायमेंशन की फिगर बन जाएगी, जो कि है एक प्लेन पेपर मान लो। ठीक है, एक प्लेन, एक समतल, जैसे आपकी नोटबुक का पेपर है, जैसे आपकी फ़ोन की स्क्रीन है। ठीक है, तो ये है एक समतल, तो समतल ऐसे 2 डायमेंशन का होएगा, एक 2D फिगर है। आपको फिगर समझा रहा हूँ, बेसिक चीज़ें। कल को मान लो क्वेश्चन बताते हुए ये चीज़ यूज़ हो जाए, फिर समझ में नहीं आएगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन। 3 तरह की होती हैं, एक तो लाइन और एक रे और एक लाइन सेगमेंट। इनमें फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ देयर इज ए लाइन ए बी, इस लाइन की लंबाई कोई फिक्स नहीं है, इसको आप दोनों तरफ बढ़ा सकते हो, ए और बी इसके ऊपर पॉइंट है, ये मतलब डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, तो सर रे क्या होती है, रे होती है किरण। तो सूरज की जो किरण है, आपको ध्यान हो, सूरज की किरण एक ही तरफ बढ़ सकती है बस, जो किरण जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है इस डायरेक्शन में नहीं बढ़ सकती। तो किरण क्या होगी, इसमें तो दोनों तरफ तीर का निशान होएगा, लाइन में किरण के अंदर एक ही तरफ तीर का निशान होएगा, ये एक ही तरफ बढ़ सकती है बस, इस तरफ नहीं बढ़ सकती। अगर एक किरण है ए बी, तो ये एक ही तरफ नहीं बढ़ सकती, है उसी तरफ बढ़ सकती। देन तीसरा है लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है दोस्त टुकड़ा, एक पार्ट। सेगमेंट एक हिस्सा, रेखा का खंड, रेखा का एक पार्ट। तो अगर मैं एक लाइन है और इसको कैंची से लेकर ऐसे काट दूं कि कच, यहाँ पे ए और यहाँ पे काट दूं ऐसे, यहाँ पे बन गया बी, तो अब इसका जो बढ़ने वाला हिस्सा था वो खत्म हो गया मान लो। इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसी भी डायरेक्शन में नहीं बढ़ सकती, इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है मेरे भाई। क्लियर है, समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास है जी कोण। कोण कैसे बनता है, कोण बनता है, देखो कोण 2 लाइनों से नहीं बनता, कोण 2 रेज से बनता है, 2 किरणों से बनता है। कोण ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। ऐसे तो आपने कोण को नहीं देखा होगा ना, इधर भी ऐसे है, इधर भी ऐसे है, इधर भी ऐसे है, इधर इतना गंदा बन गया, ऐसे भी नहीं देखा होगा। बनाने को हम बना सकते हैं, बट मैथमेटिकली ऐसे आप नहीं देखोगे। तो कोण बनता है मेरे भाई 2 किरणों से, 2 रेज से। तो अगर कल को वो पूछे तो आप बताने के लायक होने चाहिए। एनसीईआरटी में है तो अपने सिलेबस में ये है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। तो कोण कैसे बनता है, कोण बनता है 2 किन से, रेज से, 2 रेज से। ये रेज हैं, 2 किरण हैं, लेज से नहीं, कहीं लेज याद आ जाए और अब खाने निकल जाओ। फास्ट फूड कंज्यूम मत क्या करो, कम किया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार। तो एक तो होता है भाई जीरो एंगल। जीरो एंगल का क्या मतलब है, देखो अगर मैं कोई भी एक एंगल बनाऊंगा ऐसे, तो
सपोज ये 30 डिग्री का एंगल है, तो 30 डिग्री का कोई एंगल है या फिर कोई एंगल है 60 डिग्री का। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल ये मतलब है कि भैया इस एंगल का मुंह कितना खुला हुआ है। डिग्री जैसे किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस को नापने का एक यूनिट है कि कितनी दूर गया, इसको कैसे नापेंगे? कोई यूनिट तो बनानी पड़ेगी, किलोमीटर बना दी, मीटर बना दी। ऐसे ही इस एंगल का मुंह कितना खुला हुआ है, तो उसको मापने के लिए क्या बना दिया हमने? डिग्री बना दिया मापने के लिए। फिलहाल के लिए इतना मान लो, ठीक है। तो इसका मुंह कुछ खुला हुआ है, इसका मुंह कुछ खुला हुआ है। अगर किसी एंगल का मुंह खुला हुआ ही ना हो, ऐसे ये बन गया और ऐसे ये बन गया, ऐसे इसका मुंह ही नहीं खुला हुआ है, जो दोनों रेज हैं वो एक दूसरे के ऊपर हैं। ये ए है, ये ओ है, ये बी है। एंगल ए ओ बी कैसा एंगल है? शून्य कोण है, जीरो एंगल है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बताते हुए चलूंगा सब कुछ। तो अगर आपके एंगल जो है वो ऐसे होके इसी के ऊपर ऐसे आ जाए तो इसको बोलेंगे जीरो एंगल, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल। तो अगर आपका एंगल का बेस तो यहाँ पर हो और उसके बाद देखो यहाँ पर हो गया जीरो एंगल, यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर बनेगा 180 डिग्री का एंगल। अगर आपके मन में ये भी आ रहा है कि सर यहाँ पर 90 का ही क्यों बना, 100 का क्यों नहीं बना? क्योंकि सारे मैथमेटिशियंस को किसी न किसी एक बात पर एग्री करना था, तो ये उनको ज़्यादा सेंसिबल बना। इसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा ऐसी साइंटिफिक वो नहीं है वजह कि 90 डिग्री क्यों होते हैं। वो इसको 100 भी मान सकते थे, पूरे को 400 डिग्री भी मान सकते थे, बट 360 एक ऐसा नंबर है कि 1 से लेकर 10 तक मैक्सिमम संख्याओं से डिवाइड होता है, 7 से नहीं होता वैसे ना। एक ऐसा नंबर मानना जरूरी था जो कैलकुलेशंस को आसान कर। तो इन्होंने पूरे सर्कल में 360 डिग्री मान लिए मैथमेटिशियंस ने। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एग्रीमेंट बन गई है, ये ज़्यादा इजी मेथड बन गया, ठीक है। ओके, अदरवाइज पूरे सर्कल के अंदर 100 मानने जाते हैं। एक और चीज़ होता है, एक और मेजर होता है, पूरे सर्कल को 100 हिस्सों में मानते हैं, बट उसको कोई यूज़ ही नहीं करता क्योंकि वो उतना ईजी है ही नहीं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का होगा। अगर कोई एंगल ऐसे बनेगा कि ऐसे करके और ऐसे, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 0 डिग्री वाले एंगल का मैंने आपको नाम बता दिया। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर कोई भी एंगल बनेगा ऐसे 10 डिग्री का, 20 डिग्री का, 30 डिग्री का, तो वो एंगल कैसा बनेगा? वो होएगा जी एक्यूट एंगल। यानी कि एक्यूट एंगल क्या है? 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90। ये एंगल जो है 0 से तो बड़ा है क्योंकि 0 के बराबर हुआ तो जीरो एंगल, और 90 से छोटा है क्योंकि 90 के बराबर हुआ तो राइट एंगल। समकोण बोलते हैं उसको, हिंदी में एक्यूट एंगल को बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है भाई। तो समकोण क्या होएगा? जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, ये वाला। ऐसे ही अगर एंगल 90 से बड़ा हो जाए, 95 डिग्री का हो जाए, 100 डिग्री का हो जाए, 120 डिग्री का हो जाए, 170 डिग्री का हो जाए, 180 डिग्री का होने से पहले इस रेंज के अंदर एंगल को, इस रेंज के अंदर बोलते हैं एक्यूट, न्यून कोण। एग्जैक्टली इसके ऊपर बोलते हैं राइट एंगल, समकोण। और इस रेंज के अंदर बोलते हैं ऑब्ट्यूस, अधिक कोण। 180 डिग्री तक, 180 डिग्री पर नहीं, 90 डिग्री तक, 89.99 एक्यूट एंगल, 90 डिग्री राइट एंगल, समकोण, ठीक है। ऐसे ही 90 से आगे से स्टार्ट होके और इस रेंज के बीच में, यहां पर भी इस रेंज के बीच में, ये होएगा ऑब्ट्यूस, अधिक कोण, ठीक है मेरे भाई। तो सर एग्जैक्टली 180 डिग्री पर क्या बोलेंगे? एक तो मुझे एक बात बताओ, 180 डिग्री का एंगल दिखेगा कैसा? 180 डिग्री का एंगल दिखेगा ऐसा, सीधा स्ट्रेट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल हिंदी में बोलेंगे सरल कोण, रिजु कोण, ठीक है। तो ये वाला अपना कोण है 90 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 180। यहाँ पर जो अपना कोण है उसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो कोण है वो 90 से तो बड़ा है और 180 से छोटा है, और ये वाला अपना कोण 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। ये सब कुछ डिग्रीज में है, मैं बार बार कहीं पर डिग्री ना लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
नेक्स्ट, अगर हमारा एंगल सर 180 से 270 के बीच में हो, तो चाहे 180 से 270 के बीच में हो या 270 के बराबर हो, है वो, या फिर यहाँ तक हो, उन सभी का हमने एक नाम दे दिया। 180 से बड़े एंगल्स का 360 तक हमने इस पूरी रेंज का एक नाम दे दिया, उसका नाम हमने दे दिया रिफ्लेक्स एंगल, हिंदी में वृहत कोण, या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो बरीहत, बाहर वाला कोण। कैसे सर? देखो, अगर मैंने आपको एक एंगल बनाकर दिया कि ये वाला एंगल है, तो बताओ ये कितने डिग्री का है, बताओ। तो आप दो चीजें मेजर कर सकते हो। देखो, मान लो ये 60 डिग्री का है, बट ये इधर से कितने डिग्री का है? ये जो पूरा एंगल होता है ना, पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है, मैंने आपको बताया। तो अगर ऐसे पूरा एंगल बन जाए तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, यानी कि पूर्ण कोण। तो पूर्ण कोण कैसा दिखेगा? तो पूर्ण कोण बताता हूं कैसा दिखेगा। तो अगर ये 60 डिग्री है तो इधर क्या होएगा? इधर होएगा 300 डिग्री। 360 माइनस 60, 300 डिग्री। ठीक है। तो जब मैंने आपको ये पूछा कि मुझे एक बात बताओ, ये एंगल कितना चौड़ा है, तो आपने ये नहीं बोलना चाहिए ना कि ये, हो सकता है मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, तो ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ज्योमेट्री में ऐसे निशान लगाते हैं कि भाई मैं तो बाहर वाले की बात कर रहा हूँ। जिस भी एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करेगा एग्जामिनर डायग्राम में, तो वो ऐसे करेगा। हालांकि रिफ्लेक्स एंगल को यूज किया ही नहीं जाता ना के बराबर, बट डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो अगर ऐसे बाहर की तरफ लिखा हुआ है तो यानी कि इस बाहर वाले एंगल की बात हो रही है। या फिर मान लो ये एंगल है AOB, तो एंगल AOB बोलूंगा तो हमेशा मैथमेटिकली हम छोटे वाले को ही कंसिडर करेंगे। अगर कोई भी बोलेगा एंगल AOB, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, बस खत्म बात। 300 डिग्री वाले को नहीं मानेंगे। रिफ्लेक्स एंगल AOB या फिर बृहत कोण AOB बराबर है 300 डिग्री। तो ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा कि हम रिफ्लेक्स वाले की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है? रिफ्लेक्स एंगल होता है कि मान लो ये लाइन है, अगर मैंने इसके मुंह को इतना ही रहने दिया तो 0 डिग्री का एंगल, 90 के बीच में खोला तो कितना हो गया? मान लो ये 90 वाला है, 90 के बीच में खोला तो कितना हो गया? एक्यूट एंगल। 90 के बराबर खोला तो राइट एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल, अब कितना हो गया? स्ट्रेट एंगल। यहाँ से स्टार्ट हुआ था मैं, स्ट्रेट एंगल, अब रिफ्लेक्स एंगल। तो जब ये कोण ऐसा होगा तो उसको ऐसे बनाना पड़ेगा कि भैया मुंह जो है, रिफ्लेक्स एंगल का क्या मतलब है? ये रेज जहां से स्टार्ट हुई थी, इसका मुंह जो है, अगर आप इन दोनों को मानोगे, इसका मुंह जो है, मैं अपने आगे कर लूँ, इसका मुंह जो है वो ज़्यादा खुल चुका है 180 डिग्री से, रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे ही अगर इसका मुंह ऐसे पूरा खुलकर ऐसे चला जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। ऐसे रिप्रेजेंट होएगा कि जो रे थी वो ऐसे पूरी घूम के, ऐसे पूरी घूम के वापस चली गई। तो ये सारे एंगल के टाइप्स हैं जो हमें स्कूल में भी सिखाए जाते हैं या सिखाए जाने चाहिए, नहीं सिखाए गए अगर आपको, ये सब हमें पता होने चाहिए। आगे बढ़ जाऊं मैं। नेक्स्ट करते हैं मेरे भाई, एंगल्स इन पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर ये जो लाइनें हैं, इनको मैंने पैरेलल अज्यूम कर लिया कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल नहीं होंगी तो क्या होगा वो ही मैं बता दूंगा। मान लो इन लाइन का नाम मैं ऐसे भी दे सकता हूँ कि लाइन AB, या फिर ऐसे भी दे सकता हूँ कि लाइन L, लाइन M। लाइन ये है एक ट्रांसवर्सल। अगर कोई लाइन ऐसे दो लाइनों को काट रही है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल, हिंदी में तिर्यक रेखा। तो इसका नाम हम T ही दे देते हैं, ट्रांसवर्सल T। और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइनों को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के ऊपर दो तीर है, यानी कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है। हिंदी में पैरेलल को बोलेंगे समांतर, समानांतर या समांतर, जिनके बीच में सम अंतर हो, इक्वल डिस्टेंस हो। यहां पर भी 5 सेंटीमीटर का, तो यहां पर भी 5 सेंटीमीटर का। देखो हिंदी कितनी प्यारी है, जिनके बीच में समान अंतर हो, लगातार एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर रही हो। इंटरसेक्ट कर ही नहीं पाएंगे फिर। ठीक है जी।
आगे बढ़ते हैं। इक्वेशंस में आपको बताया है मैंने 3 तरह की लाइनें हैं, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंटल। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। संगत कोण बताता हूँ किन की बात कर रहा हूँ। मैं इन एंगल्स को नाम दे रहा हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं पता है? एंगल 1 एंड एंगल 5। आप खुद मेरे को बताना इनके बीच में समानता क्या है। और दोस्त मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि जैसे बेसिक से एक बच्चे को बताना चाहिए। जनरली ये आप लोगों को पता होगा स्कूल से, तो आप वीडियो की स्पीड को तेज कर सकते हो, वैसा आपके पास बटन है। बट ऐसा बटन तो नहीं है ना कि एक्सप्लेन बेटर फोन के अंदर, क्योंकि मैं तेज तेज बता दूं तो फिर अगर कोई बच्चा चाहे कि सर अच्छे से बता देते, ऐसा कोई बटन नहीं है। बट सर तेज से बता देते, ऐसा बटन है। तो ये मत कंप्लेन क्या करो कि मंदा चल रहा है, फिर आप गुस्सा खाने के हकदार हो। तेज आप कर सकते हो, मंदा भी आप कर सकते हो, तो स्पीड की कंप्लेन बनती नहीं। पंखे को कंप्लेन करते हो मंदा चल रहा है, तू तेज चला कर, तेज मंदा कर लेते हो, ऐसे ही वीडियो को भी कर लिया करो। ठीक, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 कोरस्पॉन्डिंग है, तो इनके बीच में समानता देखते जाओ, मैं यहाँ पर लिखता जाऊंगा। एंगल 2 एंड एंगल 6 कोरस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 एंड एंगल 7 कोरस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 एंड एंगल 8 कोरस्पॉन्डिंग है। ये मत बोलना कि इसमें 4 जोड़ के ये आ रहा है, इसमें 4 जोड़ के। रीजनिंग की क्लास नहीं चल रही है, मैथ की क्लास चल रही है। तो कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है जो एक दूसरे से कोरस्पॉन्ड करते हो या फिर सेम संगति में हो, उनकी संगति सेम हो। सर कहना क्या चाह रहे हो? देखो एंगल 1 और एंगल 5, देखो इनको जरा, सेम जैसी सिचुएशन में है ना। एंगल 2 और 6 सेम सी सिचुएशन में है, 3 और 7 सेम सिचुएशन में है, 4 एंड 8 सेम सिचुएशन में है। कैसे हैं सर सेम सिचुएशन में? देखो 1 एंड 5 को देखते हैं, दोनों एंगल पैरेलल लाइन के ऊपर हैं। जी हाँ, दोनों एंगल ऊपर हैं। दोनों ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे हैं। जी हाँ, दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर हैं, दोनों ट्रांसवर्सल के राइट साइड। ऐसे ही एंगल 2 एंड 6 दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर हैं। हाँ जी सर, और दोनों ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे हैं। सेम सिचुएशन में तो हैं। एंगल 3 और 7 दोनों पैरेलल लाइंस के नीचे हैं, दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं। 4 और 8 दोनों पैरेलल लाइंस के नीचे हैं और दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे। तो ये सारे जो एंगल होते हैं ना, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये सारे बराबर होते हैं। ठीक है, या फिर इसको और अच्छी तरीके से आपको बताऊं, इफ आई टेल यू विद मोर अच्छा तरीका, इफ lines are parallel then corresponding angles are equal and vice versa। कहना क्या चाह रहा हूं वो मैं आपको बता देता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ही ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर ये दोनों लाइनें ऐसी हो गई तो ये इक्वल नहीं होंगे। आपको खुद भी लग रहा होगा सर ये इक्वल कैसे हो जाएंगे। अगर ये दोनों लाइनें ऐसी हो गई तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे इक्वल हो जाएंगे? नहीं होंगे इक्वल। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। इसका उल्टा भी बोल सकता हूँ कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुए, कहीं पर हमने डायग्राम बनाया और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिले, ऐसे बंदे ने ये नहीं बताया कि लाइनें पैरेलल हैं, बट उसने बताया कि ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं ब्रो लाइनें पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ जाऊँ? बहुत ही प्यार से पढ़ूंगा भाई मैं, देखो मैं इसी स्पीड से पढ़ना चाहता हूँ, सीधी बात बता देता हूँ, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को आगे पीछे कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास है भैया ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। वही अपनी लाइनें आ गई, ठीक है, वही अपनी ट्रांसवर्सल आ गई। ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट साइड पर हों। ये दो तरह के होते हैं, एक तो इंटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं।
नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, जो आप खुद बताओ कौन से हो सकते हैं, आपको क्या लग रहा है? जो पैरेलल लाइंस के बीच में है इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं? एक्सटीरियर एंगल है भैया यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, जो पैरेलल लाइंस के बाहर है। क्लियर है? अब ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं कि जो ट्रांसवर्सल के अलग अलग साइड पे हों। एक तरफ है 1 4 5 8, एक तरफ है 2 3 6 8। यहां पर मैं बात कर रहा हूं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी कि जो ऑल्टरनेट भी हो और इंटीरियर भी हो। तो पहले तो मैं इंटीरियर एंगल को देखूंगा। इंटीरियर कौन कौन से हैं? 3 4 5 6। इनमें ऑल्टरनेट एंगल कौन से हैं? 4 और 6 ऑल्टरनेट है। इंटीरियर एंगल है ये 4 और 6 ऑल्टरनेट है, 3 और 5 ऑल्टरनेट है। तो यहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? तो ये कौन से कौन है, हिंदी वालों को कैसे बताऊं? अंतः एकांतर कोण। ये कौन से होंगे यहां पर जो मैं बताऊंगा? ये बाह्य एकांतर कोण। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल भी, ऑल्टरनेट साइड पे भी। एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5। इनके ऊपर भी डिट्टो सेम कहानी यूज होएगी। क्या कि भैया अगर लाइनें पैरेलल हुई तो ये इक्वल होंगे, और अगर हमें ये कहीं पर इक्वल मिले, लाइनें पैरेलल हैं कि नहीं नहीं बताया गया, तो ये भी साबित हो जाता है कि लाइनें पैरेलल है। ठीक है, अगर लाइनें पैरेलल हुई तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। आपको खुद भी फील हो रहा होगा कि सर ये तो हाँ, ये देखो ये कितना बड़ा है तो ये भी बड़ा है, ये कितना छोटा है तो ये भी छोटा है। फील हो रहा होगा, बचपन में जब आपने किए तो भी फील हुआ होगा। ओके जी, नेक्स्ट। अब मैं बात कर रहा हूं भाई ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, एकांतर बाह्य कोणों की। ठीक, तो ये कौन से होंगे? एक्सटीरियर एंगल्स हों और ऑल्टरनेट भी हों। तो एक्सटीरियर एंगल है 1 2 7 8, 1 और 7 ऑल्टरनेट है, एक उधर है ट्रांसवर्सल के, एक उधर है। एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8। और यहाँ पर ये गंदे गंदे लॉजिक मत लगा देना, इनमें 2 का गैप है, इनमें 2 का गैप है, ऐसे मैंने एक पैटर्न में इन एंगल का नाम दे दिया तो ये नहीं है कि तुम ये बेशर्मी करते घूमोगे। तो बता रहा हूँ वो समझ लेना। ठीक, क्लियर है भाई? समझ में आ गई? तो यानी कि अगर ये 120 डिग्री का होगा तो ये भी 120 डिग्री का होगा, और ये 120 डिग्री का होगा तो ये भी 120 डिग्री का होगा। क्यों सर? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 1 एंड 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ। नेक्स्ट है भैया एंगल्स। तो इससे पहले मैंने क्या किया? ऑल्टरनेट एंगल्स, एक ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट साइड पर एंगल्स। अब हम करेंगे ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर एंगल्स। ठीक है, इसमें भी हम इंटीरियर और एक्सटीरियर करेंगे। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं भैया इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड, है ना? ऊपर लिखा हुआ है एक्सटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो कौन कौन से होंगे? ठीक, इंटीरियर एंगल कौन से हैं? 3 4 5 6। एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं? 1 2 7 8। ठीक है जी। और अब मैं बात कर रहा हूँ एंगल्स ऑन दी सेम साइड, तो सेम साइड पर भी हो ट्रांसवर्सल के। ओके सर, ये हैं 1 4 6 7 इस तरफ, और इंटीरियर हो, इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड। अच्छा जी, तो 4 और 6 ऐसे एंगल है जो इंटीरियर हैं और सेम साइड पर हैं, एंगल 4 एंड 6। और 3 और 5 ऐसे एंगल हैं जो इंटीरियर भी हैं और सेम साइड पर भी हैं, तो इनको बोलेंगे इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सर एंगल 1 एंड 7 एक्सटीरियर एंगल है, सेम साइड पर हैं। सर इस तरफ भी हैं 2 और 8। ठीक है जी।
तो सर इनकी क्या प्रॉपर्टी है, ये भी इक्वल होते हैं क्या? वैसे आप बताओ, आपको क्या लग रहा है, ये इक्वल दिख रहे हैं? इसकी शक्ल देखो, कितना मुंह फाड़ रखा मगरमच्छ जितना, और इसकी शक्ल देखो, है ना, है नहीं ना इक्वल? हाँ, ये इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है भाई, ये इक्वल नहीं होते हैं। तो ये क्या होते हैं बताता हूँ, कुछ और टर्म्स जान लो। मान लो दो ऐसे एंगल हैं जिनका सम जो है वो 90 डिग्री है, तो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मान लो एक एंगल है, कुछ भी मान लो, एंगल ए है 60 डिग्री का, एंगल बी है 30 डिग्री का, तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि जिनका सम जो है इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। और सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका सम जो है 180 डिग्री हो। ठीक है मेरे भाई, तो इनको आप याद कैसे करोगे? देखो, जो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं वो ऐसे याद करेंगे कि सी जो है वो पहले आता है एस से, अल्फ़ाबेट्स के अंदर, ए बी सी डी के अंदर, तो 90 डिग्री पहले आता है 180 डिग्री से गिनती में। तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 90, सप्लीमेंट्री यानी कि 180। ठीक है जी। अब हिंदी वाले कैसे याद करेंगे? इनको हिंदी में बोलते हैं पूरक और कोटि पूरक। तो सिर्फ पूरक वर्ड को याद रखो, पूरक। कोटि तो अलग है ना, इससे, इसके साथ जुड़ा हुआ थोड़ी है। तो एक है यहाँ पर संपूरक, ये एक पूरा वर्ड है। तो संपूरक एक बड़ा वर्ड है, पूरक एक छोटा वर्ड है। तो जहां पर पूरक नाम है वहां पर 90 डिग्री, और जहां पर संपूरक नाम है वहां पर 180। क्लियर? ठीक है। तो ऐसे एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां पर ये जो एंगल है ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कैसे एंगल होते हैं? संपूरक एंगल होते हैं। कैसे एंगल होते हैं ये? संपूरक या सप्लीमेंट्री। तो एंगल 1 और एंगल 7 का सम 180 है, एंगल 4 और एंगल 6 का सम 180 है, 2 और 8 का 180 है, 3 और 5 का 180। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो जब मैं एक बार आपको ये थ्योरी दे दूं तो उसके बाद आपने ये रिवाइज करनी है अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये होते क्या है बताऊं? वर्टिकली का मतलब, ये वर्टिकली वर्ड कहाँ से आया? ये वर्ड आया वर्टिसिस से, शीर्ष, शीर्ष। तो ये शीर्ष क्या होता है? अपने पास अगर कोई एंगल है, एंगल ए ओ बी, तो ये इसका वर्टिसिस है, ये इसका वर्टेक्स है। वर्टिसिस बोलते हैं प्लूरल में, इसको इसका शीर्ष बोलते हैं कोण का। अब इसके बाद है अभिमुख। अभिमुख यानी कि ओपोजिट, एक दूसरे के ओपोजिट। सर जिनके वर्टिसिस ओपोजिट हों तो ऐसे एंगल कैसे बनते हैं? जब आप दो लाइनों को काट देते हो ना तो ऐसे एंगल बनते हैं मेरे भाई। कौन कौन से एंगल की बात कर रहा हूं? इसकी और इसकी। देखो, एंगल ए ओ बी और सी ओ डी। सी ओ डी का वर्टेक्स ये रहा, ए ओ बी का वर्टेक्स ये रहा, एक दूसरे के ऐसे ओपोजिट चौंच मिलाकर खड़े हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। ऐसे ही एंगल ए ओ सी और बी ओ डी, इनके भी वर्टिसेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। दोनों के अंदर में दो डंडी मार दी, दो आर्क मार दिए, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, इनको भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? इसी चीज को यूज करें। देखो, एंगल 1 और एंगल 6 क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। आप बोलोगे जी हाँ, कोरस्पॉन्डिंग संगत कोण। हाँ जी। एंगल 6 और 8 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ऐसे दो लाइन है। अब वर्टिकली ऑपोजिट ऐसे मत बना देना, ऐसे बना दिया, और ये लो भैया, ये वाला। भाई दो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो ऐसा ही डंडा लेकर आऊंगा और इतने मारूंगा, दिमाग घूम जाएगा। देखो, तो ये दो स्ट्रेट लाइन है, 6 और 8 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो 6 और 8 भी इक्वल होने चाहिए। एक और से इक्वल क्यों है? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। 6 और 8 इक्वल क्यों है? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो 6 इसके भी बराबर है, 6 इसके बराबर है, यानी कि ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो एंगल 1 और 8 इक्वल होते हैं क्या? होते तो हैं, होते हैं भाई साहब। ये कौन से एंगल हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बाहर वाले हैं दोनों, और दोनों ऑल्टरनेट हैं। नेक्स्ट, सम ऑफ एंगल्स ऑन ए लाइन इज 180 डिग्री। अगर अपने पास एक लाइन है
इसके ऊपर आप कितने भी एंगल बना लो ऐसे, इन सब का सम क्या होएगा, इन सब का सम 180 डिग्री होएगा। मान लो ये ए डिग्री है, ये बी डिग्री, ये सी डिग्री, ये डी डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कॉमन सेंस की बात नहीं लग रही आपको? जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। अब उसको कितने भी टुकड़ों में बांट लो। अब मैं आपको एक बात बोलूँ कि एक 1 किलो का केक है, इसके कितने भी टुकड़े कर लो 1 किलो ही रहेगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या नई बात है। तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो कितने भी टुकड़ों में बांट लो 180 होएगा उनका, सिंपल है। ऐसे ही एक राइट एंगल है, उसके कितने भी टुकड़े कर लो 90 डिग्री होना है सबका सब। ओके, क्लियर है। एक और चीज, एक और वर्ड होता है लीनियर पेयर, यानी कि लाइन के ऊपर बना हुआ पेयर, रैखिक युग्म, रेखा के ऊपर बना हुआ युग्म। सर ये क्या होता है? ये होता है ये जब दो एंगल ऐसे बने हुए हों, दो एंगल ऐसे बने हुए हों एक लाइन के ऊपर ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। इसकी खासियत क्या है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। मान लो इसको मैं मान लूँ 50 डिग्री, तो ये हो गया 130 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल 180 का है। तो पहली बात, लीनियर पेयर में पेयर है, यानी कि दो एंगल्स होंगे। ये नहीं बोल सकते कि इन चारों एंगल का लीनियर पेयर बन रहा है। पेयर जोड़ा, जूतों का जोड़ा, यानी कि दो जूते, है ना। ये नहीं है 4 जूते, दुकान से बोलो 1 जोड़ी जूते लेने 10 उठा लाओ, है? जोड़ा यानी कि 2, पेयर मीन्स 2, ठीक है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि कोई भी एंगल जिनका सम 130 डिग्री है वो लीनियर, जिनका सम 180 डिग्री है वो लीनियर पेयर हो जाएगा। ये लीनियर पेयर नहीं है, ये लाइन के ऊपर बना हुआ पेयर है ही नहीं है, एक लाइन के ऊपर बना ही हुआ नहीं है। लीनियर पेयर की क्या खासियत होगी? लीनियर पेयर की खासियत होगी कि ये एक लाइन के ऊपर बने होंगे, है ना। इस एंगल की एक आर्म और इस एंगल की एक आर्म एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी, एक सीधी रेखा बनाएगी, और बीच में एक कॉमन आर्म होएगी। अब सर ये आर्म क्या होती है? जो एंगल होता है ना, एंगल वो जब बनता है, इसको तो बोलते हैं वर्टेक्स, शीर्ष। इनको बोलते हैं उस एंगल की भुजा, उस एंगल की आर्म, ठीक है। तो लीनियर पेयर तब बनेगी, एक तो सीधी रेखा होगी और उसके ऊपर एक डंडा होएगा, कैसे भी हो जाए बस, ऐसे नहीं बनेगी, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट भाई, सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। तो मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का बनता है कोण, तो इसके इधर भी 180 डिग्री का बनेगा कोण, तो पूरा कोण कितना हो जाएगा? 360 डिग्री का। तो यही कहना चाह रहे हैं कि एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360, यानी कि मान लो कल को ऐसे मिल जाए आपको, इन सारे एंगल्स का जो सम है वो क्या होएगा? वो 360 डिग्री होएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, पढ़ने दोगे? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। क्या मतलब है? सिर्फ ये एक बात समझ लो, हम कई बार यूज करेंगे इस चीज़ का जिक्र मैं फिर करूंगा आगे आपसे, टेंशन मत लेना। ये क्यों होता है, क्या सिस्टम है। मान लो अपने पास कोई ट्रायंगल है, उसकी किसी भी एक साइड को मैं एक्सटेंड कर दूं। अब इतना तो मैं अज्यूम करके चलता हूं ना कि आपने ट्रायंगल वर्ड सुना है, त्रिभुज वर्ड सुना है ना। मैं ट्रायंगल्स पढ़ाऊं उससे पहले ट्रायंगल तो सुना होगा। तो किसी भी त्रिभुज या किसी भी ट्रायंगल की ऐसे कोई भी साइड एक्सटेंड कर दोगे तो ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। फिर इसको कर दूँ तो हाँ ये वाला बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ये वाला मत बोलना भाई, ये एग्जैक्टली इस एंगल के अंदर वाले एंगल के बिल्कुल खिलाफ है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अंदर वाले एंगल के साथ वाला एंगल चाहिए होता है एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है यही बता दूं। मान लो अपने पास दो एंगल हैं ऐसे, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट कैसे? एड, ये दिख रहा है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं।
इनमें एक तो कॉमन वर्टेक्स होगा, ये जो शीर्ष है ये कॉमन होगा, एक दूसरे के पड़ोसी एंगल बोल सकते हो आप हिंदी में। आगे जब क्वेश्चन आएगा, एक आधे क्वेश्चन में होता है, तब मैं आपको ये वर्ड बताऊंगा या फिर आपको नोट्स में मिल जाएगा। इनमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है, एक शीर्ष कॉमन होता है और एक कॉमन आर्म होती है। ये दो एंगल है, इनमें ये आर्म कॉमन है दोनों की भुजा और ये वर्टेक्स कॉमन है। नहीं तो कई बार बच्चे ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं, सर क्या एंगल ए और बी एडजेसेंट है क्या? देखो इनकी आर्म तो कॉमन है सर, बट वर्टेक्स तो कॉमन नहीं है ना। तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है? ये वाला होता है, ऐसे बाहर वाला और इसके पड़ोस में अंदर वाला। ये बाहर वाला और इसके पड़ोस में ये वाला। तो ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर नहीं है। तो किसी भी लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर लोगे, ऐसे एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये इसके पास में ये इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर बाहर वाला, इंटीरियर अंदर वाला। तो इसके पास में जो अंदर वाला एंगल है, इसके अलावा जो दो एंगल बच गए ना, उन दोनों के सम के बराबर होता है। मान लो ये ए डिग्री का है, ये बी डिग्री का है, तो ये होएगा ए प्लस बी डिग्री का। अगर ये 20 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, तो 20 प्लस 30 ये 50 डिग्री का होगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि इंटीरियर जो इसके ऑपोजिट जो दो एंगल बने हैं उनके सम के बराबर ये होगा। यानी कि अगर ये 30 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, तो ये 30 प्लस 70 100 डिग्री होएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊँ तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अभी आपने क्या करना है, पुराना जो अपना जितना भी मैंने अब तक आपको थ्योरी बताई है, क्वेश्चंस पर आगे बढ़ने से पहले आपका फ़ायदा होएगा, उस सारी थ्योरी को एक बार रिवाइज कर लो, कहीं पर लिखी है तो। ठीक है, नहीं लिखी है तो वीडियो को बैक करके, मैं आपको एक काम करता हूँ, आपकी मदद कर देता हूँ। बैक करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं एक एक करके आपको सारी स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये लो, मैं एक एक करके दिखाऊंगा, आप पॉज करके इनको पॉज कर लो। हेलो, आप इसको पॉज करके पढ़ लो, फिर मैं अगली दिखाऊंगा। है ऐसे करके एक बार सारी रिवाइज हो जाएगी। आगे बढ़ रहा हूँ मैं बढ़ता रहूँगा, आप बीच में पॉज करते रहना। आगे बढ़ रहा हूँ भाई, आगे बढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा हाँ, बड़ा तो एनफ दिख रहा है। आगे बढ़ रहा हूँ, अगेन आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ, तो अब तक मैंने आपको इतना ही कराया, कोई खास कुछ कराया नहीं है। एक बार इस सारे को रिवाइज कर लो अच्छे से। अभी तो स्क्रीन को काला कर दिया मैंने क्वेश्चन के आते ही। स्टार्ट करते हैं भी। उम्मीद है कि सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा मैंने जब आपको मौका दिया वीडियो में तब। तो पहले मैं इजी इजी हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट जो है धीरे धीरे मतलब बेसिक के ऊपर पकड़ जो हो वो मजबूत हो जाए। तो ये देखो, तो यहाँ पर अपने जो दोनों एंगल है वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं। एक तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल। तो अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल होंगे तो मेरे भाई उनका सम कितना होएगा? 180 डिग्री, चाहे कितने भी एंगल हो। तो 5x प्लस 4x यानी कि 9x इज इक्वल टू 180, यानी कि x इज इक्वल टू 20। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप मेंटली कर लोगे, कई क्वेश्चन तो मेंटली करना। फिर से सेम कंसेप्ट, अगर एंगल्स जो वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं तो उनका सम कितना होगा जी? 180 डिग्री। तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 5x प्लस 3x यानी कि 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी कि x इज इक्वल टू, एक तो 12 वहाँ पर जाकर घटेगा
180 में से 10 गए, 170 में से 2 गए, 168 बटे में 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, एक्स की वैल्यू हो गई 21 डिग्री। आगे बढ़ रहे हैं, ये बताओ फाइंड वाई। यहाँ पर मेरे को एक और बात बतानी है कि ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी एक सीधी रेखा है। अब बताओ, तो अगर ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के एक तरफ जितने भी कोण हैं उन सब का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 105 डिग्री तो यहाँ है, तो यहाँ पर कितना होएगा? बाकी का बचा हुआ 75 डिग्री। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 25 डिग्री। ठीक है, अगर x की वैल्यू 25 डिग्री है तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 डिग्री, 25 का डबल। अब देखो 180 डिग्री के अंदर 90 कितनी बार आता है? 90 2 बार आता है ना। 180 डिग्री में से एक 90 तो यहाँ चला गया, तो बाकी एक और 90 बच गया। उस 90 में से 50 यहाँ चला गया, तो बच गया कितना? 40। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40। ठीक है, ये नहीं है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक 90 यहाँ गया, एक 90 वहाँ गया, इसके बिना कैलकुलेशन ही नहीं होगी। होएगी, बट आपको कई छोटी छोटी चीज़ें सिखाऊंगा जिससे धीरे धीरे कई जगह आप टाइम बचाने लग जाओगे, और थोड़ा थोड़ा टाइम बचेगा वही धीरे धीरे मिलकर काफ़ी टाइम हो जाएगा। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने लग जाओगे, धीरे धीरे 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने लग जाओगे उसी टाइम में। ये देखो, यहाँ पर फिर से ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। एक सीधी रेखा है। ठीक है, अगर ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है तो यानी कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल है उन सब का सम क्या होएगा? 180 डिग्री। तो कितने एंगल हैं भैया? 2 तो एक्स है, एक्स प्लस वाई प्लस वाई, एक्स प्लस एक्स यानी कि 2x, वाई प्लस वाई यानी कि 2y, यानी कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं इस 2 को काट दूँ, सब जगह से कॉमन लेके काट दूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा? एंगल सी ओ डी, जो कि कितना होएगा? x प्लस वाई यानी कि 90 डिग्री। ठीक, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे देख सकते थे बिना कुछ लिखे कि 2x और 2y से 180 बन रहा है, 1x और 1y से 180 का आधा 90 बनेगा। सिंपल। आगे बढ़ जाएं। बताओ, फाइंड x प्लस वाई माइनस जेड। देखते हैं भाई कैसे निकालेंगे। सारी वही चीज़ें यूज़ करोगे आप जो मैंने आपको बताई है। x प्लस वाई माइनस जेड निकालना है। तो x प्लस वाई का सम कितना होएगा? मैंने आपको क्या बताया है? करने को इसको कई तरीकों से कर सकते हो कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर 2 एंगल के सम के बराबर होता है, यानी कि इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर होगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू 110 डिग्री होगी। ठीक है सर, तो x प्लस वाई हो गया 110 डिग्री। और अगर x प्लस वाई 110 डिग्री हो गया, यानी कि अब x प्लस वाई को हटा दो। अब यहाँ पर आप देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, आप बोलोगे जी हाँ सर। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, आप बोलोगे जी हाँ सर। एक ट्रांसवर्सल है मतलब। तो ये दोनों एंगल कौन से होते हैं? ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल है। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इन दोनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। तो 180 में से 110 यहाँ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 डिग्री। 110 माइनस 70 कितना हो जाएगा? 40। यहाँ पर करने को आप इनकी वैल्यू अलग अलग भी निकाल सकते थे। सर कैसे निकाल सकते थे? देखो, यहाँ पर z बन रहा है और ये दोनों पैरेलल है यहाँ पर। अब ये z बन रहा है और ये दोनों पैरेलल हैं, से मेरा मतलब क्या है कि 2 पैरेलल लाइन के बीच में अगर आप एक लाइन ऐसे मारते हो तो ये z बनता है ऐसे ऐसे ऐसे। ये आपको इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहचानने में मदद करता है ये z। अदरवाइज आप ऐसे भी देख सकते हो कि 2 पैरेलल लाइन है, उनके बीच में ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे,
तो अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। क्लियर है? तो ये 60 डिग्री का है तो 110 में से 60 गए, ये 50 डिग्री का होएगा। ये 70 का आप निकाल सकते हो, या तो ऐसे निकाल लो, या फिर ये 60 है ये 50 है 110, तो फिर बाकी तीनों एंगल का सम 180 होएगा। 180 में से 110 गए 70, कैसे भी निकाल लो, कैसे भी आप यहाँ पर पहुँच ही जाओगे। आगे के जो क्वेश्चन है उनको करने के बहुत सारे तरीके होंगे, मैं उनमें से एक तरीका आपको बता दूंगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ये बताओ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है जी। फाइंड एक्स, एक्स बताना हमें। ये तो अगर ये वाला एंगल 70 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 70 डिग्री का होएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर, क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं और यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, संगत कोण। अब की बार पैरेलल लाइनें ऐसे लिटा दी मैंने, अगर इसी को थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दूं तब आप अच्छे से समझ जाओगे। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। ठीक है, ऐसे भी समझना चाहिए, ऐसे भी ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। दिख रहे हैं ना सेम तरीके से। तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 है। अब आप ये देखो ध्यान से, अगर इस गुलाबी गुलाबी को देखोगे तो ट्रायंगल डी एफ, यहाँ पर हम ले देते हैं ओ, ट्रायंगल डी एफ ओ में ये मैंने इसकी एक लाइन को एक्सटेंड कर दिया तो ये एक एक्सटीरियर एंगल बन गया ऐसे 70 डिग्री का। ये इन दोनों एंगल के सम के बराबर होएगा। तो अगर ये 20 डिग्री है तो ये कितने का हो जाएगा? ये 50 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 70 है। 70 में से 20 गए 50, ये 50 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी and EF is parallel to DQ, EF is parallel to DQ. Find X। चलिए जी, उन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे जो पैरेलल लाइनें हैं, जो भी अब तक मैंने आपको बताया। X निकालना है तो ये पैरेलल लाइनें हैं, तो अगर मैं ये निकाल लूँ तो X इसी के बराबर है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है अपने पास और ये दो पैरेलल लाइनें हैं। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। ठीक है जी। और ये अगर 34 है तो ये भी 34 है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं। ये 34 है तो ये भी 34 है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है जी। तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये तीन एंगल हो गए। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए सर? 180 होना चाहिए। तो ठीक है, इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम है भैया, देखो 180 में से मुझे इन दोनों का सम घटाना है, तो 7 और 3 10, 100। 180 में से 100 तो मैंने ये भगा दिए, तो 180 में से 100 गए 80, 80। उस 80 में से 8 और 4 12, अगर मैं 12 घटा दूंगा तो 68। ठीक, तो ये 68 है, यानी कि ये भी 68 है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दो पैरेलल लाइनें हैं, ये ट्रांसवर्सल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण। ठीक है, नेक्स्ट। AB is parallel to DC, AB is parallel to DC। ठीक है जी। एंड DE is parallel to BF, DE is parallel to BF। फाइंड X, तो हमें X बताना है। ठीक है, बताते हैं। अगर मुझे ये पूरा एंगल पता लग जाए, ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल इसके बराबर है, ऐसे है। देखो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये पूरा एंगल। ठीक, तो इस पूरे एंगल में से ये 65 तो मुझे पता है, मुझे सिर्फ ये निकालना है। ये भी मुझे पता लग गया है। क्या है ये? देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये दोनों पैरेलल हैं। ये इसके बीच में से वो जा रही है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसवर्सल। अगर मैं इनको एक्सटेंड कर दूंगा तो आपको सेम सिस्टम समझ में आ जाएगा। ये देखो ये सर यही है। अदरवाइज आपको जेड भी देखना आना चाहिए। जेड के अंदर अगर ये दोनों चीज़ें पैरेलल हो गई ना, यानी कि ये वाला और ये वाला इक्वल है। सिंपल बात।
ऐसे देखने के लिए इनको एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए भाई। तो यानी कि अगर ये 40 है तो ये भी 40 होएगा। ये 65 है, ये 40 है, तो 65 और 40 105, ये पूरा 105, तो ये भी 105। दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है भाई, ए बी सी डी के पैरेलल है। देन वी हैव टू फाइंड एंगल एक्स। एंगल एक्स निकालना है। अब बताओ, अब कैसे निकालेंगे, बताया जाए। यहाँ पर आप दो काम कर सकते हो। आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, इतनी मैं हिंट दे देता हूँ। एक तीसरी लाइन खींचनी पड़ेगी जो इन दोनों के पैरेलल हो। तो आप दो कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। एक तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, यहाँ पर एक तीसरी लाइन बना दो जो ई से पास हो रही हो और इन दोनों के पैरेलल हो, या फिर इसी को एक्सटेंड कर दो। दोनों तरीके से बता देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, तो अब ध्यान से देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। भैया इंटीरियर एंगल है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। अंदर वाले एंगल, कौन से एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इन एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाले 180 डिग्री होएगा दोनों का सम। तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये पूरा 80 डिग्री हो जाएगा। 80 में से इस 25 को घटा दो, तो मैं क्या करता हूँ, 8 में से 2 गए 6, तो आपका दिल करता होगा 65 लिख दूँ, क्योंकि 8 में से 2 गए 6। बट बेटा वो 5 एक्स्ट्रा भी है ना, 8 में से 2 गए, अगर 6 आया तो एक छोटा लिया करो, 6 से 5 55, तो ये 55 है। अब आप देखो, ये दोनों लाइनें भी तो एक दूसरे के पैरेलल है। हाँ जी सर, और इसमें भी वही कहानी है, ये ट्रांसवर्सल है, ये फिर से सेम वही एंगल हो गए जिन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो अगर 180 में से 55 घटा दूं, अब देखो 18 में से 5 के 13 आ रहा है, 13 से छोटा 12, 125 डिग्री हो जाएगा। अगर आप यहां पर लाइन बना दोगे तो भी हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे मान लेते हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। अगर आप इसको खींच देते तो भी हो जाता, इसी लाइन को एक्सटेंड कर देते। ये 110 डिग्री है, ये एक्स है, ये अपना 25 है, 54। अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 110 हो जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो हमने कुछ गलत वो कर दिया क्या यार, गलत घटा दिया क्या, देखते हैं। अच्छा ये 100 है, वही मैं सोच रहा यहाँ पर कैलकुलेशन आ नहीं रही है, गलत घटाया नहीं, गलत लिख लिया। ये 100 है, ये भी 100 हो जाएगा। कोरस्पोंडिंग एंगल, दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये एक एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का। अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे तो ये इन दोनों के सम के बराबर है, तो 100 + 25 125। ठीक है, तो एक उत्तर को करने के कई तरीके होते, एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं। कभी कभी ये होता है कि एक आधा मेथड सुपीरियर है, एक आधा इन्फीरियर है, और कभी कभी ये होता है कि कोई सा भी कर लो, कोई खास दिक्कत नहीं है। ठीक है ये बताओ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है भाई, एंड जी एच इज पैरेलल टू के एल, जी एच इज पैरेलल टू के एल। ठीक है बिरादर, फाइंड एक्स। एक्स की वैल्यू निकाल ली है। एक्स ये पूरा है, ये पूरा। ठीक है, चलिए निकालते हैं भाई, जो चीज़ भी गिवन है। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, कर देते हैं एक्सटेंड। इसी लाइन को मैंने बढ़ा दिया, इसी लाइन को। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा कि ये जो है ये इसके पैरेलल है और ये इसी लाइन का हिस्सा है ये, तो ये जो है ये इसके पैरेलल ही है। ठीक है, सेम ही लाइन है। ये जो तीनों पैरेलल हैं उसमें मैंने एक तीर बना दी, इन पे दो दो बना दी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो चलिए अब यूज़ करते हैं इसको। तो अगर ये 60 डिग्री है, मुझे यहाँ पर पहुँचना है, तो यहाँ पर पहुँचने के लिए अगर ये 25 है तो ये भी 25 है, इतना तो क्लियर है। Z बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो। ठीक है सर, तो मुझे बस ये बचा हुआ हिस्सा और निकालना है।
ये वाला हिस्सा तो मैंने निकाल लिया है। अब अगर ये 60 है तो ये क्या होएगा, ये 60 ही होएगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, ठीक है, क्योंकि एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इन दोनों का सम 180 डिग्री होएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये 120 है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 120। क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिख नहीं रही बट ये हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही हैं, ये दोनों संगत कोण बराबर होंगे। तो ये वाला हिस्सा है 120, ये वाला हिस्सा है 25, तो दोनों का सम हो गया आ जाएगा 145। ठीक है, अगला करोगे। विल यू डू दी अगला क्वेश्चन और नोट, ये बताओ। इन दी फिगर गिवन अबव, नहीं सॉरी बिलो, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है भाई। डी सी ई इज इक्वल टू एक्स, डी सी ई एक्स है, एंड ए बी ई इज वाई, ए बी ई वाई है, देन व्हाट इज सी ई बी, तो सी ई बी की वैल्यू क्या होएगी, ठीक है। क्या करेंगे इसमें बताओ, क्या लग रहा है। मेरे ख्याल दो काम कर सकते हैं, एक तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तब भी शायद कुछ ना कुछ बन ही जाएगा भाई। ये इसी को, ये इसके पैरेलल होएगी, उसको मैं बाद में देखूंगा, इसको भी एक्सप्लोर कर लेंगे बाद में एक्सटेंड करके। एक मुझे ध्यान आ रहा है, ई के थ्रू मैं पैरेलल लाइन खींच दूँ जो कि इन दोनों के पैरेलल हो, ई के थ्रू एक लाइन खींच दूँ जो इन दोनों के, अगर आप एक लाइन खींच दोगे जो इसके पैरेलल है तो वो इसके भी पैरेलल ही होएगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो अगर कोई तीसरी लाइन इनमें से किसी एक के भी पैरेलल हुई तो वो उस दूसरे के भी पैरेलल हो जाएगी, ठीक। चलिए जी, तो अगर ये y है तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 180 माइनस वाई, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप z देख पा रहे हो, ऐसे z करने को मैं ऐसे कर सकता हूँ कि अगर ये x है तो ये 180 माइनस एक्स है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 पुट कर दूंगा। या फिर मैं डायरेक्टली भी ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई साहब ये एक z है ऐसे, तो यहाँ पर ये जो पूरा एंगल है और यहाँ पर पूरा एंगल है वो सेम होंगे, यानी कि x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई प्लस में एंगल सी ई बी। और एक्चुअल में तो मैं आपको बोलूँगा ऐसे मत लिखना, आप ऐसे बोल सकते हो कि इन दोनों एंगल का जो सम है वो इसके बराबर है, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल यानी कि x माइनस में ये, यानी कि एंगल सी ई बी जो मुझे चाहिए वो होएगा x माइनस 180 माइनस माइनस वाई प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई माइनस 180। और 180 डिग्री को सर्कुलर मेजर में पाई लिखते हैं। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, अभी के लिए इतना याद रख लो कि इसको जैसे किलोमीटर में 1 किलोमीटर है तो सेंटीमीटर में क्या है, सेंटीमीटर में छोड़ो, मीटर में 1000 हो गई, सेम चीज़, सेम लंबाई किलोमीटर में 1 है तो मीटर में 1000 है। ऐसे ही डिग्री में 180 है तो सर्कुलर मेजर में, रेडियन मेजर में पाई है, ठीक, क्लियर। एक तो हम ऐसे कर सकते थे, दूसरा हम ये भी सोच रहे थे ना इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वैसे भी करके देखें, या फिर वो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, इसको एक्सटेंड करके देखना, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके, ये बताओ अब, नाउ टेल मी दिस तरीका, इस क्वेश्चन को करने का तरीका। थ्री स्ट्रेट लाइंस एक्स वाई एंड जेड आर पैरेलल, ठीक है, ये तीनों पैरेलल हैं भाई, समांतर हैं, एंड एंगल्स आर शोन, एंगल्स यहाँ पर उसने बता दिए हैं। व्हाट इज एंगल ए एफ बी, ए एफ बी, ये वाला एंगल पूछ रहा है, चलो देखते हैं। तो देखो इधर ये ट्रायंगल देखो, मैं इधर या तो ये पूरा एंगल निकालूंगा और फिर ये वाला एंगल घटाऊंगा, क्योंकि ये पूरा एंगल क्यों निकालोगे सर आप, क्योंकि ये पूरा एंगल निकालना ईजी है ना भाई, ऐसे पैरेलल लाइनें हैं, ये पूरा एंगल निकालना ईजी है। देखते हैं फिर, ये यहाँ पर तो ये जो इसने पूछा है तो चौंथ सी बन रही है, इसको कैसे निकाल पाओगे,
मुश्किल होएगा निकालना, वैसे निकालने को निकाल तो सकते ही है। ठीक है, देखो तो इधर देखो, इधर से मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ, इस पूरे एंगल को। जैसे मैं सोच रहा हूँ मैं वैसे आपको हिंट देता हूँ। यहाँ पर जेड बन रहा है, ये और ये पैरेलल है, तो ये पूरा एंगल और ये एंगल इक्वल है। हाँ जी सर, क्या मैं इस एंगल को निकाल सकता हूँ किसी तरीके से? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। यहाँ पर देखो ऐसे है मामला, ये 125 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, और ये एक्सटीरियर एंगल है 125 डिग्री वाला। ट्रायंगल की इस साइड को एक्सटेंड करके बनाया गया है, तो ये इंटीरियर, इसके साथ में जो इंटीरियर एंगल है उसको छोड़कर बाकी दो के सम के बराबर है। तो 125 में से 80 गए, ये 45 डिग्री हो जाएगा। 125 माइनस 80, ये 45 डिग्री हो जाएगा ये वाला। तो फिर ये पूरा ही 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये और निकाल लेते हैं। ये कैसे निकालोगे ये भी देखते हैं। कहीं से कछू निकल आए, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया इसके। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होएगा। कैसे? देखो, ये एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल होगी, फिर एक रेखा होगी। दो पैरेलल लाइनें हैं ऐसे। ये अगर 30 होएगा तो ये भी 30 होएगा। तो ये पूरा 45 है, 30 ये है, 45 माइनस 30 ये हो जाएगा 15 डिग्री। दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है आगे बढ़ जाऊं। इन ए ट्रायंगल ABC, ए लाइन XY पैरेलल टू BC। ये जो XY है ये BC के पैरेलल है। इंटरसेक्ट AB एट X, AB को X पर काटती है, AC को Y पर काटती है। इफ BY बाइसेक्ट एंगल XYC, ये BY जो है ये एंगल XYC को बाइसेक्ट, दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है भाई, तो देन M का मतलब है मेजर, मेजर यानी कि माप, मेजर ऑफ एंगल CBY। तो ये M नहीं भी लिखते तो भी चल जाता। एंगल CBY यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल CYB और ये वाला एंगल, इनका जो मेजर है, इनका जो माप है उसका रेशियो पूछ रहा है। तो फिर यहाँ पर मैं कैसे निकालूं सर? तो जो भी उसने इंफॉर्मेशन दी है उसको देखो ना आप कैसे यूज कर सकते हो। उसने ये दोनों पैरेलल बताए हैं, इनका कुछ कर सकते हो। फिलहाल तो दिमाग में नहीं आ रहा तो कोई नहीं। ठीक है, उसने अगर ये पैरेलल बताए तो कुछ तो दिमाग में आना चाहिए, पर चलो नहीं आ रहा तो उसने इसको एंगल बाइसेक्टर बता दिया, तो यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, ये बोल सकता हूँ मैं कि भैया ये दोनों एंगल बराबर हैं। मैं लिख क्यों रहा हूँ? ताकि भाई कुछ यूज करना पड़ जाए तो मैं यूज कर पाऊँ, इसलिए हम उन एंगल को इक्वल रिप्रेजेंट ही कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, इसको तो मैंने यूज कर लिया। अब और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, ये तो मैंने यूज कर लिया, अब ये भी तो गिवन है तो इसको यूज करो। ये पैरेलल है, ये जेड बन रहा है कि नहीं, और ये दोनों पैरेलल है, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और इस एंगल और इस एंगल का रेशियो पूछा है, तो यानी कि दोनों बराबर है, तो रेशियो हो जाएगा 1:1। ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है, ये करो फिर। मैं 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, मैं एक बार देख लूँ। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे हम। 2 क्लास में लाइन्स एंड एंगल विल बी ओवर। 2 पैरेलल लाइन्स AB एंड CD आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल EF। तो 2 पैरेलल लाइन्स हैं AB और CD, आप खुद कर सकते हो इजीली। इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल EF एट M एंड N, ये M है ये N है। ये द लाइन्स MP एंड NP आर बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स BMN। एक तो एंगल है BMN, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ते रहना भैया, मेरी जीभ के ऐसे 2 हिस्से नहीं है सांप की तरह, एक हिस्से से इंग्लिश बोल दो, एक से हिंदी, और फिर आप समझ भी लो। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं नंबर्स को भी
इंग्लिश में बोल दो, 55 को बोलते हो 55 बोल दो, कई बोलते हैं हिंदी में स्टेटमेंट पढ़ो। मैं एक बैलेंस करके चल रहा हूँ, मैं इस तरीके से बैलेंस करके चल रहा हूँ, जो मैं रियल लाइफ में बोलता हूँ ना, जो लैंग्वेज मैं रियल लाइफ में बोलता हूँ उसी लैंग्वेज में मैं अगर पढ़ाऊँगा तो मेरी बेस्ट टीचिंग स्किल्स निकल कर आएंगी। तो मैं रियल लाइफ में जो बोलता हूँ वो इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर है, और मैं नंबर्स को हिंदी में ही बोलता हूँ। तो मैंने उसको बीच में बदलने की भी कोशिश करी है कि मैं सब कुछ, बट उससे टीचिंग स्किल हैम्पर हो जाती हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लिया करो एडजस्ट, ठीक है। मेन व्हाट मैटर्स इज टीचिंग स्किल। आपको अगर चीज़ें जब तक समझ में आ रही है तो ओके, ठीक है। इंटीरियर एंगल बी एम एन, तो एक इंटीरियर, अब देखो एंगल बी एम एन इंटीरियर, ये वाला चलो इंटीरियर ही है, ये तो उसने पूरा बता ही दिया बी एम एन। एंगल बी एम एन और डी एन एम, इनके एंगल का बाइसेक्टर है एम पी और एन पी, कैसे बनेगा? तो एक तो ये बाइसेक्टर है कि ये बाइसेक्टर है, उसने बोला एम पी और एन पी, तो यानी कि ये पी है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अगर ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए है, मतलब इसका मेजरमेंट ए है तो ये भी ए है। इसने बाइसेक्ट कर दिया ना एंगल को, दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, ये बी है तो ये भी बी है। तो पूछ रहा है देन एम पी एन इज इक्वल टू, तो एंगल एम पी एन ये वाला एंगल किसके बराबर है? यहाँ पर हम एक चीज़ यूज़ करेंगे ब्रो, क्या चीज़ यूज़ करेंगे? एक ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम जो है, तीनों एंगल्स का सम, चलो मैं वो वाली यूज़ नहीं करता, मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ ये, और वो वाली यूज़ करके ही बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। अब देखो ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। अगर ऐसे दो लाइनें पैरेलल हों तो इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री, यानी कि 2a प्लस 2b 180 डिग्री होएगा, यानी कि a प्लस बी 90 डिग्री होएगा। अब आप इस ट्रायंगल को देखो एम पी एन को, अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 180 में से 90 डिग्री यहाँ पे आ गया, तो बाकी का 90 बचा 90 डिग्री यहाँ पर होएगा, तो दैट इज ऑप्शन बी। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप एक काम करो, यहाँ पर एक थर्ड लाइन ड्रॉ कर दो जो कि पैरेलल हो इन दोनों के। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो है, अगर ये ए है तो ये भी ए है, भैया जेड बन गया ना ऐसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। अगर ये बी है, यहाँ पर भी जेड बन गया, देखो अगर ये बी है तो ये भी बी है, और ए प्लस बी हम 90 डिग्री प्रूव कर चुके हैं। ऐसे भी कर सकते हो। इसी अंडरस्टैंडिंग पर अगली क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, ठीक है, क्लियर है? अगली क्लास से ये अंडरस्टैंडिंग होगी, ये वाला जो एंगल है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, इतना सब करने की जरूरत भी नहीं थी। मैं अगली क्लास में मिलता हूँ भाई आपको। बाय बाय, टेक केयर।